हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा जो पढ़ाई जा रही है कक्षा 12 की ये बुक आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2, इसमें पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है और 5वां पार्ट चल रहा है। 5वां पार्ट थोड़ा लंबा है, इसलिए इसके 6 वीडियो अब तक हम बना चुके हैं और आज 7वां वीडियो लेके आए हैं। आपने वो वीडियो और इस किताब के सारी वीडियो नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। और इसके शायद हो सकता है 10 तक भी वीडियो बन जाए, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा लंबा है, क्योंकि अभी काफ़ी देशों के साथ संबंध बाकी है। और आज के इस वीडियो में हम 3 देशों के साथ संबंध पढ़ेंगे, भारत के, नेपाल के, श्रीलंका और भूटान के। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, भारत नेपाल संबंध। नेपाल हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा देश है जो भारत और चीन के मध्य एक मध्यवर्ती राज्य यानी बफर स्टेट का कार्य करता है। यानी नेपाल क्या है, हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा देश है। ये भारत और चीन के मध्य एक मध्यवर्ती देश है, यानी भारत और चीन के बीच में है। मध्यवर्ती राज्य एक ऐसे देश को कहा जाता है जो दो शक्तिशाली प्रतिद्वंदी देशों के बीच स्थित है। यानी मध्यवर्ती राज्य का अर्थ क्या होता है कि जो दो शक्तिशाली प्रतिद्वंदी राज्यों के बीच में स्थित होता है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार सामरिक महत्व के कारण एवं अपनी सुरक्षा दृष्टि से नेपाल की अवहेलना नहीं कर सकती। यानी आज़ादी के बाद जो है भारत युद्ध की दृष्टि से या सामरिक महत्व के कारण और सुरक्षा दृष्टि से नेपाल की अवहेलना नहीं कर सकती, यानी नेपाल को अनदेखा नहीं कर सकती। अतएव प्रारंभ से ही भारत सरकार ने नेपाल की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने की नीति अपनाई। यानी शुरू से जो भारत सरकार है वो नेपाल की जो राजनीतिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति इसको मजबूत करने की नीति अपनाई। सन 1947 में नेपाल के आग्रह पर भारत सरकार ने एक भारतीय राजनीतिज्ञ श्री प्रकाश को नेपाल का संविधान तैयार करने हेतु सहायता हेतु नेपाल भेजा। यानी 1947 में नेपाल ने आग्रह किया तो भारत सरकार ने अपने जो राजनीतिज्ञ श्री प्रकाश उसको नेपाल का संविधान तैयार करने के लिए नए संविधान तैयार करने की सहायता के लिए नेपाल भेजा। तिब्बत में चीन की गतिविधियां बढ़ने से नेपाल की सुरक्षा के बारे में भारत की चिंता बढ़ गई। यानी जब चीन की जो गतिविधियां तिब्बत बढ़ी तो नेपाल की सुरक्षा के लिए भारत की चिंता बढ़ी। इसी के मद्देनजर 1950 में शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि हुई। यानी 1950 में शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि हुई। नेपाल इस संधि को अपनी संप्रभुता का हनन मानता है। यानी उसने कहा कि हमारी जो संप्रभुता है ये छीन ली गई है और यदाकदा इसका विरोध भी करता रहता है। यानी कहा कि ये हम इसका विरोध करते हैं। वस्तुतः भारत नेपाल संबंधों में तनाव का मूल कारण संधि में भारत को दिए गए कुछ अधिकार रहे। यानी इसमें भारत को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जो इस संधि भारत और नेपाल के बीच में विवाद का विषय बने। भारत का इरादा नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का न होकर नेपाल की घटनाओं का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के मद्देनजर चिंता करना एवं सतर्क रहना स्वाभाविक था। यानी भारत का इरादा नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना था, बल्कि नेपाल की जो घटनाएं जिनका भारत पर प्रभाव पड़ता है उनके प्रति सतर्क रहना था। आरंभ में नेपाल का झुकाव भारत की ओर था। यानी शुरुआत में जो है नेपाल का झुकाव भारत की ओर था, लेकिन 70 के दशक में भारत की शक्तियों से चिंतित होकर उसने अपनी नीति में बदलाव किया। यानी 70 के दशक में जब नेपाल भारत की शक्तियों से चिंतित होकर अपनी शक्ति में बदलाव किया। सन 1976 में जब नेपाल की प्रधानमंत्री तुलसीगिरी भारत आए तो उन्होंने भारत और चीन के संदर्भ में समदूरी सिद्धांत पर बल दिया। यानी 1976 में जब नेपाल के प्रधानमंत्री तुलसीगिरी भारत आए थे तो उन्होंने भारत और चीन के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया, समदूरी सिद्धांत पर बल दिया। लेकिन भारत इस पर बल देता रहा कि नेपाल की भारत से विशेष संबंध अतः सिद्धांत अनुचित है। यानी उन्होंने कहा कि भारत का नेपाल से संबंध घनिष्ठ है, इसलिए ये सिद्धांत गलत है। भारत द्वारा नेपाल के प्रति हमेशा द्विस्तंभीय नीति अपनाई गई। यानी 2 स्तंभों की नीति अपनाई गई जो नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र के अस्तित्व के साथ पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर बल देती है। यानी उन्होंने कहा कि नेपाल में राजतंत्र भी हो, संवैधानिक राजतंत्र और पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी हो। नेपाल में सन 2008 में जो राजशाही है, यानी जो पहले राजा का शासन था, वो समाप्त हो गई और देश को धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। यानी देश को सेक्युलर डेमोक्रेटिक जो है स्टेट घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में नेपाल की यात्रा की और नेपाल की मदद एवं विकास के लिए HIT फॉर्मूला दिया है। यानी प्रधानमंत्री ने HIT फॉर्मूला दिया। HIT का मतलब क्या है? H अर्थात हाईवेज यानी राजमार्ग, I यानी इंफॉर्मेशन वेज सूचना मार्ग और T यानी ट्रांसवेज यानी संचार मार्ग। मोदी की यात्रा 4C अर्थात सहयोग, 4C मतलब सहयोग यानी कोऑपरेशन, C यानी संपर्क यानी कनेक्टिविटी, C यानी संस्कृति यानी कल्चर और C संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित थी। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने और विश्व में संभावित बड़ी
हाइड्रो इलेक्ट्रिक शक्ति के रूप में नेपाल के महत्व के मद्देनजर भारत को नेपाल के साथ रिश्तों में और प्रगाढ़ता लानी चाहिए। यानी एक तो नेपाल में चीन का बढ़ती प्रभाव, इसको सीमित करना तथा विश्व में सबसे बड़ी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक शक्ति है इसके रूप में नेपाल उभर रहा है, तो इसकी महत्व भारत और नेपाल के जो संबंध है इसके रिश्तों में जो है प्रगाढ़ता लानी चाहिए। अब हम अगला जो देश है वो पढ़ेंगे भारत भूटान संबंध। ठीक है, सॉरी दोस्तों, हम जो है भारत श्रीलंका संबंध बीच में छोड़ गए थे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, मैं सीधा नेपाल ले गया था। सॉरी, भारत श्रीलंका संबंध हमने पढ़, नेपाल पे चला गया था। भारत श्रीलंका संबंध बात करते हैं। भारत और श्रीलंका एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, यानी भारत और श्रीलंका एक दूसरे के पड़ोसी देश है। इन दोनों को पाक जल डमरू मध्य पृथक करता है, यानी एक मतलब एक संधि है या एक मतलब जो कहें वो मतलब पाक जल डमरू जो है इसको पृथक करता है, इन दोनों को अलग करता है। भारत और श्रीलंका के मध्य शुरुआती विवाद भारतीय प्रवासियों को लेकर उत्पन्न हुआ, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में जो शुरुआती विवाद है वो भारतीय प्रवासियों को लेकर उत्पन्न हुआ। श्रीलंका जो कि ब्रिटेन का उपनिवेश था, अतः वहाँ के अधिकांश भारतीय प्रवासी ब्रिटेन द्वारा चाय और रबड़ की खेती पर काम करने हेतु बसाए गए थे। यानी श्रीलंका जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था, अतः वहाँ के जो अधिकांश भारतीय प्रवासी थे वो ब्रिटेन द्वारा चाय और रबड़ की खेती पर काम करने हेतु वहाँ बसाए गए थे। सन 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र होने के बाद इन्हें वहाँ मताधिकार एवं अन्य अधिकारों से वंचित करते हैं। यानी 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद होता है तो वहाँ पर जो भारतीय प्रवासी बसे हुए थे, यानी जो भारत से वहाँ पर गए थे, उनको मताधिकार व अन्य अधिकारों से वंचित कर दिया। प्रवासी भारतीयों के प्रति श्रीलंका सरकार का ये व्यवहार जो है वो आपत्तिजनक और अन्यायपूर्ण भी था। इस समस्या के समाधान के लिए सन 1954 में श्रीलंकाई प्रधानमंत्री जॉन कोटलावाला और पंडित नेहरू के बीच एक समझौता होता है जिसे नेहरू कोटलावाला समझौता कहा जाता है। श्रीलंका में जो भारतीय प्रवासी की नागरिकता के मुद्दे पर सन 1964 में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके के बीच भी एक समझौता हुआ जिसे भंडार नायके शास्त्री समझौता कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक कच्छ द्वीप टापू जो कि विवाद का मुद्दा रहा है। यह टापू भारत और श्रीलंका के समुद्र तटों के बीच एक छोटा सा निर्जन द्वीप है, यानी भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच एक छोटा सा निर्जन द्वीप है जिस पर दोनों देश अपना अधिकार जताते हैं, क्योंकि इस द्वीप के आसपास जो है तेल की काफ़ी भंडार होने की आशा की जाती थी। सन 1974 में दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ जिसके तहत इस पर भारत ने श्रीलंका की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लिया कि ये द्वीप श्रीलंका का है। 80 के दशक से भारत और श्रीलंका संबंधों को प्रभावित करने वाला मुख्य मुद्दा श्रीलंका का तमिल अल्पसंख्यक समुदाय है। यानी जो 80 के दशक में भारत और श्रीलंका को प्रभावित करने वाला मुद्दा था वो था श्रीलंका का तमिल अल्पसंख्यक समुदाय। तमिल श्रीलंका के उत्तर में जाफना जिले में रहते हैं, यानी जो तमिल थे वो श्रीलंका के उत्तर जाफना जिले में रहते थे। और श्रीलंकाई तमिलों के आंदोलन का मूल कारण वहाँ के बहुअंशक सिंहलों द्वारा उनके प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति रहा। यानी जो श्रीलंकाई तमिल थे, इनका जो आंदोलन कारण था वो वहाँ के जो बहुसंख्यक सिंहलाई यानी जो श्रीलंका के निवासी थे उनके द्वारा अपनाई गई भेदभाव की नीति था। भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, यानी जो भारत है वो श्रीलंका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन जयवर्धने सरकार की ने तमिलों के विरुद्ध घोर भेदपूर्ण नीति अपनाई। निर्दोष लोगों की नृशंसा के तथा सन 1987 में श्रीलंकाई सेना ने जाफना पर चारों तरफ हमले किए। तब दक्षिण भारतीय तमिल समुदाय उत्तेजित हो गया। यानी क्या हुआ कि श्रीलंका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन उस समय की जो जयवर्धने सरकार है इसने क्या किया, तमिलों के प्रति घोर भेदपूर्ण नीति अपनाई, निर्दोष लोगों की हत्या की गई। 87 में जब श्रीलंका सेना इसने जाफना की चारों तरफ हमले भी किए, इससे तो दक्षिण भारतीय तमिल समुदाय ये उत्तेजित हो गया। भारत ने तमिल नरसंहार की जो है भर्त्सना की, निंदा की और भारत ने सन 1987 में मानवीय आधार पर जाफना की पीड़ित जनता के लिए राहत सामग्री भेजनी चाहिए, यानी जो जाफना की पीड़ित जनता थी इसके लिए राहत सामग्री भेजनी चाहिए। तो श्रीलंका ने भारतीय नौकाओं को सीमा में घुसने नहीं दिया, यानी श्रीलंका जो सैनिक थे उन्होंने भारतीय नौकाओं को सीमा में नहीं घुसने दिया। अतः भारत ने खाद्य सामग्री और दवाएं जाफना प्रायद्वीप पर विमान से गिराने का निर्णय लिया। यानी जो मतलब नौकाओं को नहीं घुसने दिया तो क्या किया भारत सरकार ने, क्या किया, जो खाद्य सामग्री और जो दवाएं थी वो जाफना द्वीप पर विमान से गिराई गई। श्रीलंका ने भारत की हवाई राहत की जो है तीखी आलोचना की। 29 जुलाई 1987 भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच भारत श्रीलंका शांति समझौता हुआ जिसे राजीव जयवर्धने समझौता भी कहा जाता है।
इसके तहत भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी गई और IPKF द्वारा वहां ऑपरेशन पवन चलाया गया, जिसका उद्देश्य तमिलों के गढ़ जाफना को घेरकर तमिल चित्तों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना था। यानी जो तमिलों का जो द्वीप था जाफना, उसको घेरकर वहां पर जो तमिल चित्ते थे उनका आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना। तमिलों का प्रमुख संगठन था लिट्टे था और रणसिंगे प्रेमादास के श्रीलंका राष्ट्रपति बनने के बाद जनवरी 1989 से भारतीय शांति सेना के श्रीलंका से वापसी शुरू हुई। यानी जब रणसिंगे प्रेमादास श्रीलंका के राष्ट्रपति बनते हैं और उन्होंने भारतीय सेना वापस भेज दी। श्रीलंका में बढ़ते चीनी प्रभाव तथा वहाँ के बंदरगाहों के निर्माण आदि के लिए चीनी विशेषज्ञों की उपस्थिति आज भी भारत के लिए चिंता विषय है। यानी जो श्रीलंका में जो चीन ने है इसका प्रभाव है और वहाँ के बंदरगाहों में जो चीनी विशेषज्ञ उनकी उपस्थिति आज भी भारत की चिंता विषय है, क्योंकि इससे भारत की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। श्रीलंका ने अपने हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 वर्ष की लीज पर चीन को दिया है। कोलंबो बंदरगाह के कार्यभार का काम करने के लिए चीन ने तकरीबन $1 अरब की लागत से श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह का भी विकास किया। गौरतलब बात यह है कि यह निवेश श्रीलंका को कर्ज के रूप में यानी ऋण के रूप में दिया गया, परंतु इस बंदरगाह से श्रीलंका को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाया। माना जा रहा है कि यह बंदरगाह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी अहम भूमिका निभा सकता है। हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा ध्यान रखते हुए श्रीलंका के साथ मधुर संबंध बनाने की दिशा में जो है कदम बढ़ाने चाहिए। तो ये श्रीलंका वाला छूट गया था, नेपाल हमने पढ़ लिया। अब हम भारत भूटान संबंधों पर जानते हैं। तो देखिए, पूर्व हिमालय में स्थित भूटान हमारा पड़ोसी देश है, यानी भूटान हमारा पड़ोसी देश है और अगस्त 1949 में भारत भूटान संधि हुई थी। यानी 1949 में भारत भूटान संधि हुई, जिसमें दोनों देशों ने चिरस्थायी शांति और मित्रता की सुनिश्चित का आश्वासन दिया। यानी कि हम दोनों देशों के बीच में चिरस्थायी शांति रहेगी और मित्रता रहेगी। इस संधि के अनुसार भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का वचन दिया। यानी भारत ने कहा कि वो भूटान के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संधि के अनुच्छेद 2 में कहा गया कि भूटान सरकार विदेशी मामलों में भारत सरकार की सलाह को मार्गदर्शक के नाते मानने के लिए सहमत है। यानी कहा गया कि जो भूटान सरकार है वो विदेशी मामलों में भारत सरकार की सलाह है उसको मार्गदर्शक के रूप में मान सकती है। भारत चीन युद्ध के बाद भूटान ने प्रतिरक्षा का भार भी भारत को सौंप दिया। यानी भारत चीन युद्ध के बाद भूटान ने जो अपनी रक्षा का भार भी भारत को सौंप दिया। भारत और भूटान के बीच कुछ मनमुटाव सन 1949 के भारत भूटान मैत्री संधि की धारा 2 की व्याख्या को लेकर, यानी भारत और भूटान के बीच कुछ मनमुटाव है जो भारत भूटान मैत्री संधि हुई है उसकी धारा 2 को लेकर, जिसमें यह कहा गया कि विदेशी मामलों में भूटान को भारत की सलाह मशवरा लेना पड़ेगा। यानी जो विदेशी मामले उसमें भारत को भूटान की सलाह मशवरा लेना, इस पर विवाद है। भूटान की कृषि, सिंचाई और सड़क परियोजना में भारत ने निरंतर सहयोग दिया। भूटान की चुखा जल विद्युत परियोजना, तालाब जल विद्युत परियोजना, कुरिच्छू जल विद्युत परियोजना, पूना तेसांगछू जल विद्युत परियोजना, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना आदि प्रमुख परियोजनाओं में भारत का सहयोग रहा है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार तथा विकास का भागीदार भी बना है। यहाँ पर आप देख सकते हो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भूटान के जो उस समय के भूटान के जो प्रशासक हैं जिंगमे शिनगे वांगचू, इनकी तस्वीर है। ठीक है, तो आज हम इसको इतना ही देखेंगे। हमने 3 देश श्रीलंका, नेपाल और भूटान के संबंध देख लिए हैं। अब हम अगले जो वीडियो होंगे उनमें पहले तो एक बहुत बड़ा संबंध आएगा भारत अमेरिका संबंध, ये पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। उसके बाद भारत और रूस संबंध पढ़ेंगे और उसके बाद ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम इस पार्ट को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, कर रहे हैं स्वस्थ रहें।